ये तय होता है कि सरकार कैसे होने वाली है। आपका वोट होना चाहिए, आपकी वोट होना चाहिए बेरोजगार युवाओं के लिए, आपका वोट होना चाहिए आत्महत्या करते किसान के लिए, आपका वोट होना चाहिए महिला सशक्तिकरण के लिए, आपका वोट होना चाहिए गरीब मजदूर के लिए, आपका वोट होना चाहिए आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। ये आपके मुद्दे होना चाहिए, ना कि आपके मुद्दे फालतू की चीजें होना चाहिए, क्षेत्रवाद और धर्म के आधार पर आप वोट देते हो। आप ही डिसाइड करोगे कि आने वाले समय में अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है या नहीं बनाना है, या फिर आपको तानाशाही प्रवृत्ति इस देश में बढ़ती हुई दिखाई देना चाहिए और तानाशाही बढ़ जाना चाहिए, और आने वाले समय में भारत को एक अलग ही भारत बनाओगे तुम। तानाशाही प्रवृत्ति बनी रहेगी तो आपके ऊपर डिसाइड है आप क्या चाहते हो, आप कैसा भारत चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को आप कैसा भारत देना चाहते हो, विश्व गुरु भारत के रूप में या तानाशाही भारत के रूप में। यह सब आपके ऊपर डिसाइड है, आप डिसाइड करो कौन सरकार सही है कौन गलत है किसे। नमस्कार दोस्तों, आज ऐसा मुद्दा लाया हूं आपके सामने उठा के, जो मुद्दा ना होकर एक इतिहास है, जो आपके सामने एक आईना होने वाला है कि आपको समझ में आएगा कि किस पार्टी को वोट करना चाहिए, क्या किस पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए, और किस पार्टी को पूर्ण बहुमत से पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सारी बातें करेंगे हम एक एक करके। मगर मैं आपको बता दूं कि मेरा इन घोटालों से कोई लेना देना नहीं है, और मैं इन पर किसी प्रकार का ये हस्तक्षेप नहीं लगाता कि ये घोटाले हुए क्यों और इनके पीछे क्या कारण थे। मेरा सिर्फ बताने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको जागरूक करना है। मेरा मकसद इन सभी चीजों को आपके सामने, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, मैं दोनों के घोटाले आपके सामने लाया हूं और दोनों के घोटाले उजागर करने वाला हूं। आप डिसाइड करना इसके बाद कौन सही है कौन गलत है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं भारत का सिर्फ और सिर्फ एक आम नागरिक हूं, जो आर्टिकल 19 के तहत, जो संविधान आर्टिकल 19 के तहत मुझे अपनी बात रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और सच में अगर मैं ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहता हूं तो मैं अपनी बात रखता हूं। आगे आपकी मर्जी, आप मुझे पार्टी संबंधित समझे या ना समझे, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरी दृष्टि में मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तटस्थ भाव से एक देश का आम नागरिक होने के नाते आप सबके सामने ये सारी बातें रखता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कांग्रेस की, इसके बाद भाजपा पर आएंगे। सबसे पहले कांग्रेस के घोटालों के बारे में जान लेते कि उन्होंने किस प्रकार घोटाले किए। सबसे पहले जब आजादी मिली भारत को, तभी पहला घोटाला हो गया जीप खरीद घोटाला। लंदन से जीपें खरीदी गई, 200 जीपें खरीदी गई, जिनमें से मिली कितनी, 150 जीपें। इसके बाद लगातार घोटालों का सिलसिला चलता रहा, घोटाले बंद नहीं हुए, घोटालों का सिलसिला लगातार चलता रहा। आपके सामने आजाद भारत के साइकिल घोटाला, इंश्योरेंस घोटाला, ये सारे घोटाले हुए। साइकिल घोटाला और इंश्योरेंस घोटाले में 1 रुपए की उगाई नहीं हुई इनसे, ये सारे बड़े स्कैम है। आप देख सकते हो तेल घोटाला, जो एक हांगकांग की कंपनी थी उसके साथ एक फर्जी कंपनी, जो कागजी कंपनी थी, उसके साथ सौदा किया गया और एक बहुत बड़े स्तर पर घोटाला किया गया। आप देख सकते हो पनडुब्बी घोटाला, यहां तक कि जर्मनी की कंपनी के साथ ये घोटाला किया गया। पनडुब्बियों को खरीदने के लिए बहुत सारी रिश्वत दी गई, आप सभी को पता है। इसके अलावा हम देखते हैं स्वीडन की कंपनी, ये बोपर्स घोटाला आप सब देख सकते हो। स्वीडन की कंपनी के साथ बहुत बड़ा बोपर्स घोटाला हुआ था, जिसमें कहा गया कि ये इस खरीद के लिए बहुत सारी रिश्वत दी गई हमने, और फिर भी हमको ये ना मिला, और कहीं ना कहीं इसमें घोटाला हुआ है। इसी समय राजीव गांधी ने यह बोला था कि सरकारी खजाने से निकला हुआ 100 पैसा जमीनी स्तर पर जाते जाते 15 पैसे बचता है। तो आप देख सकते हो किस हद तक घोटाला था यहां पर। और अन्य घोटालों की बात करें, आप देख सकते हो खनन घोटाला, अन्य घोटालों में देख सकते हो, आप देख सकते हो ऐसे घोटाले, ये देखो कॉमनवेल्थ घोटाला, राष्ट्रीय गेम घोटाला, बहुत सारे घोटाला, बोपर्स घोटाले, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, ये सारे 2G स्कैम वाला घोटाला, आप सभी को पता है ये घोटाले। मैं घोटालों को बताना, ये एयरबस घोटाला, मेरा मकसद सिर्फ घोटालों को बताना नहीं, ये तो आपको अच्छी तरह पता है किसने कितने घोटाले किए, ये आपको भी मालूम है। मेरा आज सिर्फ मकसद घोटालों को उजागर करना नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस ने घोटाले किए हैं तो क्या कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं किए, ये भी क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल किए। आप देख सकते हो हरित क्रांति, जब भारत देश अमेरिका के गेहूं, ऐसा गेहूं जो सड़ा बेसवा गेहूं था, और उसे खाने के लिए हम मजबूर थे कि ऐसा जो गेहूं फेंका जाता है उस गेहूं को हम खाने के लिए मजबूर थे। लेकिन तभी इंदिरा गांधी जी के समय हरित क्रांति आई और देश को खाद्यान्न संपन्न बनाया गया, सरप्लस हो गए। पोखरण परीक्षण, जो लाखों अपने ऊपर प्रतिबंध थे, तब अपन ने मिसाइल परीक्षण किया। क्या ये अच्छे काम नहीं है?
ये आप देखो बांग्लादेश को अलग किया गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान बढ़ा था तो दो पाकिस्तानों में बढ़ा था। आप सभी को पता है ये भारत के लिए एक आतंकवाद का खतरा बना हुआ था कि भारत में आतंकवाद पनपता जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान वाले इधर पाकिस्तान में आते थे, इधर पाकिस्तान वाले उधर पाकिस्तान में जाते थे। तभी इंदिरा गांधी जी ने हिम्मत दिखाई और 1971 में पाकिस्तान को अलग कर बांट कर बांग्लादेश बना दिया गया और आतंकवाद को कहीं ना कहीं खतरे को कम कर दिया गया। आप देख सकते हो राजीव गांधी के समय कंप्यूटर क्रांति है, जो वर्तमान में कंप्यूटर भारत में है, उस समय राजीव गांधी जी क्रांति ला एक बहुत बड़ा मूलचूल परिवर्तन था उस समय। आप देख सकते हो 1991 का, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे अपने सबके प्रिय मनमोहन सिंह जी, उस समय आप सब देख सकते हो कि अपने पास खाद्यान्न नहीं बचा था, 15 दिन का खाद्यान्न बचा था और अपने सारा सोना है विश्व बैंक के पास गिरवी रख दिया था। और अपने पास आने वाले 15 दिन के अंदर अगर ऐसा कोई निर्णय ना लिया गया, कि कोई भारी निर्णय ना लिया गया जिससे देश की अर्थव्यवस्था बच सकती है, तो यहां पर वित्तीय आपातकाल लग सकता था, मतलब भारत को दिवालिया घोषित कर दिया जाता था। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ से आर्थिक रिफॉर्म हुआ और भारत को एक नई क्रांति के रूप में सामने उभर कर रहा है, आप सभी को पता है। इसके बाद आप सब देख सकते हो पंचायती राज, जो लोकतंत्र का स्तंभ बना हुआ है, लोकतंत्र का जो जनता तक पहुंचा हुआ है, एक लोकतांत्रिक सशक्तिकरण वाली बात हो गई जो जनता तक पहुंचेगा, जहां तक जनता तक अधिकार पहुंचा दिएगा इस लोकतंत्र पंचायती राज के माध्यम से। लेकिन क्या कांग्रेस की बात हो गई, क्या भाजपा में दोष नहीं है, क्या भाजपा ने अच्छे काम नहीं किए? तो भाजपा के बारे में जानते हैं कि भाजपा पार्टी कैसी थी, थोड़ा बहुत जान लेते। आप जानते हो कि भाजपा के बारे में किसान मर रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितने अच्छे काम चल रहे हैं भाजपा के। ये देखो ईडी लगातार छापे मरवा रहा है, जो भी भ्रष्टाचारी है जो दूसरी पार्टी में होता है, इस पार्टी में आके पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन में डाल देते कि धुलकर वो उत्तम हो जाता है, या फिर कौन से गंगा जल उसके ऊपर चढ़कर पवित्र कर देते हैं कि ये उत्तम हो जाता है। इस पार्टी में आने के बाद तो तुम मतलब बेदाग हो गया, तुम्हारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं बचा। पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, ईडी एक तो सहायक के रूप में निभा रही है। ये देखो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप सरेआम धांधली की गई, आप सबको पता है। ये दूसरे स्कीम, ये देखो महंगाई की मार, आप सभी को पता है। पेपर लीक, रात दिन युवा बेटा है बेरोजगारी को लेकर कि भाई साहब पेपर लीक मत करो मत करो मत करो, युवा आत्महत्या हो रही है। ये सभी किसके कार्यकाल में हो रहा है, आप सभी को पता है। ये 7 घोटाले, बड़े घोटाले देख सकते हो। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुआ, द्वारका एक्सप्रेस में हुआ, अयोध्या डेवलपमेंट में हुआ, आयुष्मान भारत योजना जो आपको लगता है फ्री में आपके इलाज हो रहा है उसमें हुआ, पेंशन स्कीम में घोटाले हो रहे हैं, टोल फ्री नियमों में घोटाले हो रहे हैं, हाल ही में ये विमानन कंपनी में गंभीर तरीके से घोटाले किए गए। ये सारे मैं नहीं बोल रहा हूं, ये केग ने रिपोर्ट दी है कि मोदी सरकार के ये घोटाले हैं, वर्तमान सरकार के घोटाले। क्या वर्तमान सरकार ने घोटाले किए, कोई अच्छे काम नहीं किए? बिल्कुल अच्छे काम किए, उनके अच्छे कामों के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर एक अलग ही राज्य के रूप में, विशेष राज्य के रूप में दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया हुआ था, तो वहां पर आर्टिकल 370 लाए गए और जो बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। और वहां आज खुशहाली, शांति, आतंकवाद को खत्म किया गया है। आप देख सकते हो राम मंदिर जो भगवान का बरसों पुराना मंदिर था, भगवान को निवास नहीं मिल रहा था, इन्होंने निवास दिलाया, बहुत अच्छा काम किया, तारीफ काबिल है। यूपीआई डिजिटल इंडिया आया है, आप सभी देख सकते हो। डिजिटल जो क्रांति हुई है वर्तमान में, डिजिटल इंडिया मिशन, बहुत सारी चीजें चलाई गई है मोदी जी द्वारा, बहुत अच्छे काम किए गए। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे 3 तलाक के नाम पे, वो 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया, अच्छे काम किए गए। और भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी द्वारा अच्छी प्रस्तुत की गई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारे अच्छे, हर सरकार आई, हर सरकार ने कुछ घोटाले किए, कुछ अच्छे काम किए, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी से मतलब नहीं। लेकिन पहला ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है, आखिरकार ये घोटाले होते क्यों हैं? क्या सरकार घोटाले करती क्यों है? इसका सीधा सट जवाब है कि जब भी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई तब तक बड़े बड़े घोटाले हुए, छोटे मोटे घोटाले नहीं हुए। जब सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है तब तक बड़े बड़े घोटाले हुए, छोटे मोटे घोटाले नहीं हुए। आप देख सकते हो 1960 की दशक की, 70 की दशक की सरकार, जिस समय इमरजेंसी इमरजेंसी लागू की गई और बहुत सारे घोटाले उस समय हुए जब सरकार पूर्ण बहुमत में थी। वर्तमान सरकार को देखो आप, तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती जा रही, उस सरकार की ले लो या इस सरकार की ले लो, वर्तमान में भी तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती दिख रही है आप सभी को। और आप देख सकते हो उस समय इमरजेंसी लगाया गया, इस समय नोटबंदी कर दी गई। मतलब एक तरफा फैसला जा रहा है। आप देख सकते हो क्यों जा रहा है,
ये इसमें किसकी गलती? इसमें गलती है देश के आम नागरिकों की। देश के आम नागरिकों की गलती कैसी हुई? देश के आम नागरिकों की गलती ऐसी है कि जब आप पूर्ण बहुमत से किसी एक ही सरकार को सत्ता में पहुंचाओगे तो वो तो भैया तानाशाही प्रवृत्ति के साथ आगे ही बढ़ेगी। उस पर अंकुश लगाने वाला कौन है? अगर उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है तो फिर उस पर अंकुश कौन लगाएगा? अगर उस पर अंकुश नहीं लगेगा तो रोकने वाला कौन है? उसके कार्यों को रोकने वाला कौन है? तो मेरा निवेदन आप सभी से यह है कि आप जब भी सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में जब भी इलेक्शन कराएं और अपना वोट दें तो किसी एक सत्ता को पूर्ण बहुमत से न भेजें। अगर आपने पूर्ण बहुमत से भेजा है तो फिर वर्तमान जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। जो सारी चीजें चल रही है, आप विपक्ष को भी मजबूत रखें। जो भी विपक्ष में आए, जो भी सरकार सत्ता पक्ष में आए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। भाजपा को लाओ या कांग्रेस को लाओ, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत के सामने नहीं साथ में नहीं आनी चाहिए। सरकार के साथ विपक्ष को भी मजबूत रखे ताकि विपक्ष वर्तमान सरकार की विचारधारा और उनके कार्यों पर अंकुश लगा सके और अच्छे कार्य कर सके। आपसे मेरा यह निवेदन है कि जब भारतीय जनता है, आप सभी जनता वाले हैं, देशवासी हैं, और आप सभी कुछ ना कुछ सामान खरीदने से पहले, किसी भी प्लानिंग करने से पहले, कोई भी प्लानिंग करने से पहले आप लाख बार सोचते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये लेते हैं कि नहीं लेते, गलत होगी कि नहीं होगी, कितने समय चलेगी नहीं चलेगी, दुनिया भर की फालतू बातें करते हैं। लेकिन आप क्या आने वाली 5 साल की सरकार के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं, जो आपके बच्चों का भविष्य, दादा नानी पापा मामी सबका भविष्य तय करने वाली है? जो आप कुछ लोग, आप में से कुछ लोग अंधभक्त टाइप के होते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, या फिर गोदी मीडिया ने उनके दिमाग को इस तरह ब्रेन वॉश किया हुआ है कि वे वो एक सरकार के पक्ष में हो जाते हैं और वो शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, बढ़ती हुई चीजें, गरीबी, महंगाई, ये सारी चीजें नहीं देखते, ना ही किसान आंदोलन उठाते, कुछ भी नहीं उठाते, और वो धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद और ध्रुवीकरण जैसे चीजों पर आकर वोट देते हैं। किसी ना किसी चीज से प्रभावित होकर वोट देते हैं और जिससे देश में नफरत, घृणा पनप रही है। क्या आप भी ऐसे वोट देंगे? आपका वोट देने का अधिकार है और आपका ही जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता के वोट से ही यह तय होता है कि सरकार कैसे होने वाली है। आपका वोट होना चाहिए, आपकी वोट होना चाहिए बेरोजगार युवाओं के लिए, आपका वोट होना चाहिए आत्महत्या करते किसान के लिए, आपका वोट होना चाहिए महिला सशक्तिकरण के लिए, आपका वोट होना चाहिए गरीब मजदूर के लिए, आपका वोट होना चाहिए आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। ये आपके मुद्दे होना चाहिए, ना कि आपके मुद्दे फालतू की चीजें होना चाहिए, क्षेत्रवाद और धर्म के आधार पर आप वोट देते हो। आप ही डिसाइड करोगे कि आने वाले समय में अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है या नहीं बनाना है, या फिर आपको तानाशाही प्रवृत्ति इस देश में बढ़ती हुई दिखाई देना चाहिए और तानाशाही बढ़ जाना चाहिए और आने वाले समय में भारत को एक अलग ही भारत बनाओगे तुम। तानाशाही प्रवृत्ति बनी रहेगी तो आपके ऊपर डिसाइड है आप क्या चाहते हो, आप कैसा भारत चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को आप कैसा भारत देना चाहते हो, विश्व गुरु भारत के रूप में या तानाशाही भारत के रूप में। यह सब आपके ऊपर डिसाइड है। आप डिसाइड करो कौन सरकार सही है, कौन गलत है, किसे पक्ष में लाना है, किसे विपक्ष में रखना है, किसे सत्ता में लाना है, किसे नहीं लाना है। लेकिन ध्यान रखना, सत्ता में लाने से पहले इतना ध्यान रख लेना कि विपक्ष को भी मजबूत रखेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप डिसाइड करें। आपका है भारत।